हाँ तो ये अपन लोग जो फॉर्मूला, हाँ ठीक है, जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, डी अपॉन एफ। ये डी अपॉन एफ में ये जो डी है वो क्या है हमारा, ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के साथ में, तो जब दोबारा वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रखना है, क्योंकि डी का मतलब ये 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? एक तरीके से तुम यहाँ पे -25 सेंटीमीटर इमेजिन करो कि तुमने क्या वैल्यू रखी है, -25 सेंटीमीटर। तो जैसे -25 रखोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला तुम्हारा बनेगा, है ना? तो यहाँ पे डी की जगह पे जैसे 25 लिखा हो, तो फिर तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तो फिर केवल एफ की वैल्यू रखोगे ना, ये तो रखा रखा हुआ है पहले से। समझ रहे? ये तो वैल्यू है पहले से पुट कर रखी है तुमने। तो बचेगा कौन, एफ अकेला, है ना? और लेंस कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे आती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैसे रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, तो अपने आप ये प्लस में ही आएगा। क्लियर है सभी को? मतलब जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो 1 + 25 अपॉन एफ लिखना है। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, है ना? और अगर सोचोगे भी गौर से, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफायर के जैसे काम कर रहा है, मतलब जो इमेज बना रहा है वो बड़ी बन रही है और ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा है। तो मैग्निफिकेशन कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी ना? बताओ, समझे? मैग्निफिकेशन कैसी आएगी, 1 से बड़ी। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। और अगर तुम इसको डी को नेगेटिव में रख दोगे, तो ये 1 से वैल्यू छोटी नहीं हो जाएगी, 1 माइनस समथिंग हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से अब हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधी वैल्यूज रखेंगे। क्लियर है सभी को? डी एक सिंबल है कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट में हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं। एक बार लगाते हैं जब वैल्यूज रख रहे होते हैं तब बस। लेकिन एक चीज याद रखना, जब फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स पुट कराते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो उनमें साइन कन्वेंशन हमको फिर फॉर्मूला बनने के बाद भी अप्लाई करना होता है, जब वैल्यूज रख रहे होते हैं तब। तो साइन कन्वेंशन की बड़ी समस्या है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना? तो जैसे अगर मान लो हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन, फिर उसके बाद में ए ओ, है ना, होल अपॉन, जैसे मान लो हम लोगों ने किया ऐसे पी ओ, फिर उसके बाद में से हम लोगों ने डिवाइड किया ए बी ऐसे, है ना? और ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे निकालना है, किसी भी चीज का, किसी भी क्वांटिटी का निकालना है, और इधर पे भी एडिशन में कुछ है। तो अब हम लोग जब वैल्यूज पुट करेंगे, तो जैसे ए डैश बी डैश मान लो हाइट ऑफ इमेज है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, मतलब क्या लिखेंगे इसको, एच डैश। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग एच डैश का यहाँ पे साइन यूज करेंगे। समझ रहे हो? जैसे अगर हाइट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो ऊपर की तरफ है और इमेज नीचे की तरफ बनी है, तो तुम्हें पता है कि एच डैश कैसा आएगा, नेगेटिव। तो लिखेंगे -H डैश। ए ओ मान लो जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, तो ये नेगेटिव साइड है, तो इसको लिखेंगे -U। पीओ मान लो कि जो है, पीओ नहीं, इसको मान लो ए डैश हो मान लो इमेज की जो हेड विद डिस्टेंस है। यहाँ पे हमको ये कैसे रैंडम फॉर्मूला बना रहे हैं बताने के लिए केवल। तो मान लो वो राइट साइड में है, तो वी आ गया तुम्हारा। ठीक है, और ए भी जो है वो तुम्हारा कैसा है यहाँ पे, ए भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये ऊपर की साइड है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, एच। माइनस से माइनस कटेगा। ठीक है, ऐसे माइनस बचा रहने देते वैसे। चलो मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज बना रहा है, वो ऊपर की साइड ही बना रहा है, तो एच डैश कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो फार्मूला कुछ बनेगा यहाँ पे, और तुम्हें पता है कि वो फार्मूले में क्या बचा रह जाएगा, फार्मूले में माइनस साइन बचा रह जाएगा, तो -H डैश H अपॉन VU। तो कोई दिमाग नहीं लगाना कि किस चीज का फार्मूला है, ऐसे हमें तो रैंडम वैल्यूज रखना है बस। ठीक है, कुछ फार्मूला बन रहा होगा ऐसे, तुम डेरिवेशन जब कर रहे हो, तो अब ये डेरिवेशन में तुम्हारे माइनस साइन यहाँ पे आगे आया हुआ है। तो अब तुम्हें ये चीज नहीं सोचनी है कि जब तुम इसमें वैल्यूज रखोगे, मान लो क्वेश्चन दिया उसमें बोलना है कि H डैश 25 सेंटीमीटर है, एच जो है वो तुम्हें दिया हुआ है, जैसे एच तुमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वी तुमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यू दिया हुआ है मान लो 10 सेंटीमीटर, ऐसे तुमको कुछ वैल्यूज गिवन है। अब तुम फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम ये वैल्यूज के यहाँ पे पुट करोगे, एच डैश को करोगे, एच को करोगे, वी को करोगे, और यू को करोगे, है ना? तो अब ये तुम्हें नहीं सोचना है कि तुम फार्मूला, जब तुमने फार्मूला बनाया था तब तुमने साइन कन्वेंशन लगाया तो था, अब दोबारा नहीं लगाना है। जब ये प्रोसेस करोगे और फिर वैल्यूज को पुट कराओगे, तब फिर दोबारा साइन कन्वेंशन लगाना है। समझ रहे हो? इस चीज को क्लियर कर लो, वरना फिर रे ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। किसी में लगेगा कि साइन कन्वेंशन लगा दिया, किसी में लगेगा कि क्यों नहीं लगाया, है ना? तो वो चीज कंफ्यूज करेगी। तो जब तुम ऐसे ए बी सी डी करके ऐसे जब वैल्यूज रखते हो, है ना, और फिर उसके बाद में उनके साइन रखते हो, जैसे ए डैश बी डैश का साइन होगा एच डैश, है ना? तो जब इन लेटर्स की जगह पे जब तुम सिंबल्स यूज कर रहे होते हो, तब साइन कन्वेंशन लगाते हो। क्लियर है?
फिर जब ये सिंबल्स की जगह पे वैल्यूज पुट करा रहे होते हो, गिनती, नंबर, तब फिर साइन कन्वेंशन लगाते हो। तो दो बार साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज होता है। और उसका रीजन होता है कि जब हम लोग यहाँ पे जब ये फॉर्मूला बना रहे होते हैं, तब हम लोग कोई एक केस लेके बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जनरल केस के लिए, किसी के भी लिए, सबके लिए अप्लाई होगा। तुमने देखा होगा ना कि जैसे हमने बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दो केस बनते हैं कि बोले लाइट रे जो है वो ऊपर की तरफ भी जा सकती है और लाइट रे नीचे की तरफ भी जा सकती है, ऐसे है ना, दो केस बनाए थे। ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है, तो लाइट रे ऐसे नीचे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है ना, वर्चुअल इमेज भी बना सकती है। तो अगर वर्चुअल इमेज बना रही होती तो उसका व्यू पीछे की तरफ आ गया होता, लेकिन रियल इमेज बना रही है तो वी कहाँ चला गया, आगे की तरफ। तो अगर पीछे की तरफ जाता तो वी कैसा रखते, नेगेटिव का, आगे की तरफ चला गया तो वी कैसा रखा था, पॉजिटिव का, है ना। तो हम लोग तो दोनों में से कोई एक केस लेके ही फॉर्मूला बनाएंगे, दोनों केस लेके तो फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो दोनों में से कोई एक केस लोगे तो ये जो आएगा तुम्हारा ये साइड का, ये उसी एक पर्टिकुलर केस के लिए आएगा, सबके लिए नहीं आएगा। समझ रहे हो। तो जब हम लोग साइन कन्वेंशन पुट करा देते हैं तो फिर वो जनरल बन जाता है। तब फिर वो कैसा बन जाता है, जनरल, मतलब सबके लिए अप्लाई होगा फिर वो। अगर साइन कन्वेंशन पुट नहीं कराओगे तो फिर वो केवल उसी पर्टिकुलर केस के लिए अप्लाई होगा। लेकिन अगर साइन कन्वेंशन पुट करा दोगे तो फिर वो सबके लिए अप्लाई होगा। ठीक है। तो पहली बार में जब साइन कन्वेंशन लगाते हो, तब हम लोग फॉर्मूला को जनरल कर रहे होते हैं। तब फॉर्मूला को कैसा कर रहे होते हैं, जनरल, कि फिर वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। क्लियर है। फिर जब हमको वैल्यूज दी होती हैं तो उसकी भी अलग अलग कंडीशन होती हैं, है ना। क्योंकि फिर तुम्हें एक पर्टिकुलर केस दे देंगे कि लेंस है, लेंस के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सम डिस्टेंस पे, वो एक रियल या वर्चुअल इमेज बना रहा है ना। तो फिर वो एक बार फिर तुम्हें दूसरा केस दे देंगे। तो मान लो कि तुम्हें केस दिया हुआ है वर्चुअल इमेज का, और तुमने जो फॉर्मूला ड्राइव करा था वो करा था रियल इमेज के केस से, है ना। तो फिर वो उसका साइन कन्वेंशन जो है वो इस पे तो अप्लाई नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से साइन कन्वेंशन लगा के अपने जनरल फॉर्मूले को, जो अपना केस है, केस जो हमको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो केस दिया हुआ है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए साइन कन्वेंशन लगाना होता है। समझे क्या। साइन कन्वेंशन कंफ्यूजिंग होता है, तुम जितने बार में समझ पाओ इसको समझना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स रे ऑप्टिक्स के दिक्कत देंगे, रे ऑप्टिक्स कठिन लगेगी, उसका एक मेन रीजन होगा साइन कन्वेंशन। जब करने बैठोगे क्वेश्चन तब समझ जाओगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतना स्ट्रेस करा हुआ था कि साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। और ये चीज, ये कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी कि साइन कन्वेंशन दो बार क्यों लगा रहे हैं। पहली बार में लगाया ताकि जो तुम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो, जो डेरिवेशन तुम कर रहे हो, वो डेरिवेशन में तुमने एक पर्टिकुलर केस लिया हुआ था ताकि डेरिवेशन हो जाए। लेकिन वो करना तो सबके ऊपर अप्लाई है, चाहे जैसा केस हो। तो हर एक केस में अप्लाई हो सके, इस वजह से हम लोगों ने उसके ऊपर क्या लगाया, साइन कन्वेंशन, ताकि फॉर्मूला क्या बने, जनरल। ठीक है। फिर दोबारा में जो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने लगाया वो क्यों लगाया, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उस जनरल केस को वापस से अपने सिस्टम में लेके आ सकें, कि मतलब जो हमको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से क्या साइन कन्वेंशन बैठेगा। ठीक है, मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा। तो उसके लिए फिर हम लोग दोबारा साइन कन्वेंशन लगाते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है, जब तुम ऐसे लेटर्स दिए हो, तब हम लोग फिर जब उनको उनके सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार साइन रख लें। पर जब इन सिंबल्स की जगह पे ये वैल्यूज रखते हो तब एक बार हम लोग फिर दोबारा साइन रखते हैं। क्लियर है सभी को। हाँ और क्या। वही तो हम कह रहे तो दो बार साइन कन्वेंशन लगे ना। एक बार जब डेरिवेशन करा था तब लगे, फिर जब फॉर्मूला जब यूज करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो फिर साइन कन्वेंशन लगाते हो। तो टोटल कितने बार साइन कन्वेंशन यूज हुआ, दो बार। पहली बार फॉर्मूला में यूज हुआ क्योंकि तुमने फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए भी तो एक केस लिया हुआ था ना। समझ रहे, बहुत सारे रे डायग्राम बना सकते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन उनमें से केवल एक केस लिया था ना। जैसे लेंस फॉर्मूला किसके लिए बनाया था, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। लेकिन कॉनकेव लेंस पे भी तो अप्लाई करते हो ना उसको। बताओ। है ना। तो तब जब तुमने लेंस फार्मूला लिया हुआ था, तो लेंस फार्मूला के हिसाब से ज्योमेट्री बनी होगी कुछ, और उसके हिसाब से एक फार्मूला बन रहा होगा ये इसके टर्म्स में, ए बी सी डी करके जो गिनतियां होती है ना, मतलब जो हम लोग लिखते हैं उसके टर्म्स में, है ना। लेकिन वो फार्मूला केवल कॉन्वेक्स लेंस पे ही तो अप्लाई हो रहा होगा। और कॉन्वेक्स लेंस में भी दो केस होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग होगी, है ना। तो तुम फिर रियल इमेज के लिए अगर बना रहे होगे वो वाला फॉर्मूला, फिर वो उसी पे लगेगा। लेकिन हम लोग साइन कन्वेंशन लगा देते हैं ताकि फिर वो फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो सके, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, वर्चुअल इमेज हो, रियल इमेज हो, कुछ भी हो, फिर वो सब पे अप्लाई होगा। तो तुमने एक फॉर्मूला तब बना लिया जब वो सब पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन वो सब पे अप्लाई होगा किस कंडीशन के साथ में, जब उस पर फिर सब दोबारा से हम लोग क्या लगा देंगे, साइन कन्वेंशन। समझ रहे हो। तो फिर इस वजह से हम लोग दो बार साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को, भी दो बार साइन कन्वेंशन लगाते हैं।
ताकि आखिरी में भी जो केस है वो हमारा सॉल्व हो जाए। कहाँ कहाँ लगेगा, एक बार जब लेटर्स को हम लोग सिंबल्स में चेंज करेंगे तब लगेगा, और फिर एक बार तब लगेगा जब सिंबल्स की जगह पे वैल्यूज पुट करने होंगे। अब ये सिंबल्स पे आ जाओ, जैसे ये तुम्हारे एच हुआ, यू हुआ, वी है, एफ है ना, एच डैश है, आर है, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सब वेरिएबल हैं। ये सब कैसे सिंबल्स हैं यहाँ पे, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है कि इनकी वैल्यूज बदली जा सकती हैं। एच बदल सकता है, यू बदल सकता है, वी बदल सकता है, एफ बदल सकता है, एच डैश बदल सकता है, आर बदल सकता है ना। ये सारी वैल्यूज बदली जा सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप की होंगी। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग रखोगे तो हाइट ऑफ इमेज अलग अलग आएगी, है ना, मतलब एच डैश बदल सकता है, एच बदल सकता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलोगे, इमेज डिस्टेंस बदल जाएगी, तो ये भी बदल सकता है। आर बदल सकता है, एफ बदल सकता है, जब हम लोग मीडियम चेंज करा देते हैं तो फोकल लेंथ चेंज होती है, लेंस की पढ़ा हुआ था ना। तो इसका मतलब है कि ये सब वेरिएबल है। तो जितने भी वेरिएबल्स की जगह पे तुम वैल्यूज रखोगे तो उन सब जगह पे क्या लगेगा, साइन कन्वेंशन लगेगा। लेकिन जैसे डी है, तो डी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। डी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना रहे थे तो वो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में वी को हमने किससे रिप्लेस कराया था, डी से कराया था ना। क्योंकि हम लोगों को इमेज कहाँ पे चाहिए थी, डिस्टिंक्ट विजन पे, ताकि हम लोगों को इमेज कैसी दिखाई दे, क्लियर। और जो डी था वो कौन सी साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में। वहां पे था लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोगों ने वहां पे डी की जगह पे क्या रखा था, माइनस डी। क्या रखा था, माइनस डी। ठीक है, अब डी जो है उसको तुम इमेजिन ना करो, तुम इमेजिन करो 25 सेंटीमीटर। क्या इमेजिन करो, 25 सेंटीमीटर। तो तुमने वी की जगह पे वैल्यू रखी है, जैसे इधर कर रहे थे सिंबल्स की जगह पे क्या रख रहे थे, वैल्यू। तब क्या लगा रहे थे, साइन कन्वेंशन लगा रहे थे ना। तो बस वही तो करा है कि वी की जगह पे तुमने 25 सेंटीमीटर लिखा है। तो 25 सेंटीमीटर अकेला नहीं लिखा जाएगा, 25 सेंटीमीटर को कैसे लिखना पड़ेगा, साइन के साथ में, मतलब 25 ना लिख के लिखोगे -25 सेंटीमीटर। समझे, क्या लिखोगे, -25 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, एम इज इक्वल टू बनेगा 1 + 1 माइनस का नाम पे, माइनस ये बनेगा वी अपॉन एफ, है ना, ऐसे ही तो था फॉर्मूला तुम्हारा। तो V/F ये फॉर्मूला था। अब तुम V की जगह पे 25 रखो, तो एम इज इक्वल टू बनेगा 1 - V की जगह पे 25/F। तो ये फॉर्मूला सही है गलत है, बताओ। बताओ फॉर्मूला सही है कि गलत है ये, क्यों गलत है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो 25 सेंटीमीटर रख दिया, मतलब सिंबल की जगह पे वैल्यू यूज कर रहा है, लेकिन साइन कन्वेंशन नहीं लगाया। और हमने बोला है कि जब सिंबल की जगह पे वैल्यू यूज करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन क्या बोल रहा है, 25 सेंटीमीटर लेफ्ट में, तो साइन कैसा आएगा, माइनस। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो एम इज इक्वल टू 1 + 25/F, ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है। अब 25 सेंटीमीटर पे तुम साइन कन्वेंशन लगा चुके हो वैल्यू। अब तुम कोई दोबारा फॉर्मूला यूज करोगे। मान लो तुम्हें सिंपल माइक्रोस्कोप दे रखी है और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। मान लो कि तुम्हें फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। तुमसे पूछते हैं कि मैग्निफिकेशन फाइंड करो, तो तुम ऐसे तो लिखोगे 1 + 25/50। क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसे होती है, पॉजिटिव, है ना। तो 25 से 50 कटेगा, कितना बचेगा, 2। तो ये एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5। इतना ही तो आएगा ना, बताओ। तो दोबारा में तो 25 की जगह पे फिर -25 नहीं किया, दोबारा में तो ये 25 का 25 ही रहा, क्योंकि वैल्यू थी पहले लिख चुके हो तुम, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि 25 की जगह पे, क्योंकि बार बार 25 नहीं लिखना हमको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक सिंबल यूज कर रहे हैं, डी। तो एम इज इक्वल टू 1 + D/F लिखा हुआ है, ये हम निकाल चुके हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों ने -25 ना लिख के क्या लिखा था, -D लिखा था। क्या लिखा था, -D। डी एक तरीके का सिंबल है, 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, समझ रहे हो। तो जो फॉर्मूला बना है 1 + D/F, अब इसमें साइन कन्वेंशन लगाओगे क्या, बताओ। अब तो मैं जैसे मान लो दिया हुआ है सेम क्वेश्चन यही, कि फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। अब निकालो मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो लिखोगे एम इज इक्वल टू 1 + D/50। डी की वैल्यू कितनी होती है, 25। तो कितना लिखोगे, 1 + 25/50। -25 नहीं लिखोगे अब, डी की जगह पे जब 25 लिखोगे तो -25 नहीं लिखोगे, क्योंकि तो जो डी है वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, ठीक है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करा रहा है 25 को। समझे क्या ये चीज। तो अब साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि डी डी एक सिंबल है 25 का।
वो 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 सेंटीमीटर जो है उसकी जगह पे हम डी यूज कर रहे हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल नहीं है, डी वेरिएबल नहीं है। जैसे बी यू और ये एफ आर, ये जो वेरिएबल है ये डी वेरिएबल नहीं है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन तो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा ना सबके लिए, समझे ना। और उसका तो साइन तुम ऑलरेडी पुट करा चुके हैं ना जब तुम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, समझे। तो वैल्यूज रखते टाइम तुम एक बार साइन कन्वेंशन लगा चुके हो बस। मतलब डी खुद एक वैल्यू है, जब हम बोल रहे हैं ना कि वैल्यू रखना है साइन कन्वेंशन के साथ, तो वैल्यू रखी जा चुकी है डी। ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और अगर कंफ्यूज होते हो तो भविष्य में जब कंफ्यूज होते एक बार फिर हमसे ये दोबारा टॉपिक क्लियर कराना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल से रे ऑप्टिक्स के करने बैठोगे तो ये दिक्कत आएगी, हमें पता है। चलो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज और करेंगे कि नॉर्मल विजन जो है, डिस्टिंक्ट विजन जो है उसके लिए हम लोग कर चुके हैं। रिलैक्स्ड आइज के लिए हम लोग करके देखेंगे कि आंखों को हमको रिलैक्स करना है और मैग्निफिकेशन करके देखना है क्या होगा। और रिलैक्स आइज, ये उसी में चल रहा है तुम्हारा, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ही। करना क्या है कि अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ था फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था, तो उसने इमेज बनाई थी, वर्चुअल इमेज, पीछे कुछ डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस थी वो, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसने इमेज फॉर्मेशन करा हुआ था। ठीक है, 25 सेंटीमीटर में उसने इमेज फॉर्मेशन करा हुआ था। लेकिन 25 सेंटीमीटर पे हमने बोला था कि एक दिक्कत होती है कि आंखों के ऊपर स्ट्रेस बहुत पड़ता है। तो तुम्हें अगर बहुत टाइम तक लेंस रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तब तुम्हें फिर ये इमेज जो है वो कहाँ बनानी पड़ेगी, इन्फिनिटी पे बनानी पड़ेगी, तब हमारी आंखें क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स्ड आंखों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज को इन्फिनिटी पे बनाएंगे। अब अच्छा देखो, एक चीज क्या है कि जैसे अगर मान लो प्रैक्टिकली इस चीज को करके देखोगे, तब तुम्हें उसमें कुछ नहीं दिखेगा लेंस को। तुम लेंस को लोगे, जैसे ये तुम्हारी जो लिखा हुआ है ना, लेटर लिखा हुआ है आईज, रिलैक्स आईज। तो मान लो तुमने ये आर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और उसको एडजस्ट करके क्या करा तुमने आर को, कि वो मैग्नीफाइंग लेंस के फोकल लेंथ पे जस्ट पे आ गया। तो ये क्या करेगा, कहाँ पे इमेज बनाएगा, इन्फिनिटी पे, तुम्हें दिखेगा नहीं वो। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर वो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो उसका मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हाई होगा, जो लेंस के थ्रू तुम्हें दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला जो टॉपिक है उसमें ये काम में आएगा, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये काम में आएगा, तो इस वजह से केवल डेरिवेशन कर रहे हैं ताकि एक लेंस का इन्फिनिटी का मैग्निफिकेशन हमको याद रहे। ठीक है, तो ये लेंस है, ये लेंस के आगे फोकल लेंथ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जस्ट फोकल लेंथ पे ही। तो अगर जस्ट फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। मतलब ये दोनों लाइट रेस कैसे जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल, तो अगर उनको पीछे की तरफ ट्रेस करोगे तो ये कहाँ पे इमेज बना रही होंगी, बताओ कहाँ पे इमेज बनाएंगी, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बना देंगी, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना है कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। चलो देखो कैसे फाइंड करेंगे इसका मैग्निफिकेशन, ट्रायंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका वही है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। तो एम अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, यही हो जाएगा। अब बीटा कौन होगा यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, है ना। तो इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है, इन्फिनिटी पे है ना, तो एंगल इमेज जो है वो सबटेंड कर रही है ये बीटा, कितना एंगल सबटेंड कर रही है। इमेज का हमें पता है कि इन्फिनिटी पे है और एंगल कितना आ रहा है उसका, बीटा आ रहा है। अब कहीं पे भी है उससे हमें मतलब नहीं है, एंगल कितना आ रहा है, बीटा आ रहा है, ये हमको पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फा एंगल बना रहा होगा, लेकिन वो अल्फा है कहाँ, बताओ कहाँ होगा अल्फा, है इमेज के पास में ले जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमने बोला था कि मैग्निफिकेशन एंगुलर तभी आएगा जब दोनों एक जगह पे हो।
तो अगर तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। बताओ इन्फिनिटी कहाँ है, तुम्हें नहीं पता ना। तो इसका मतलब है तुम्हें इमेज को पास लेके आना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इमेज को पास लेके आना पड़ेगा। समझो आप, ये जो इन्फिनिटी तुम देख रहे हो, ये इन्फिनिटी जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इमेज बहुत ज्यादा दूर बन गई है। इन्फिनिटी का मतलब है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर लेंस छोटा है तुम्हारा, जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है, तो उस वाले केस में क्या होगा, बहुत छोटी मतलब इतनी भी नहीं कि लेंस थिक हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग इमेज को आगे की तरफ कहीं पर भी मान सकते हैं, क्योंकि इमेज का एंगल बीटा ये हमें कांस्टेंट करना है। समझ रहे हो। तो कांस्टेंट बीटा मान के तुम इमेज को कहीं पे भी शिफ्ट करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि इमेज जो है वो हम लोग लेट कर लेते हैं इस जगह पे। बताओ, अगर इमेज यहाँ पे लेट करोगे, तब क्या उसका एंगल बदलेगा या सेम रहेगा, बताओ। सेम रहेगा। अगर इधर लेट करो तो कहीं पे भी लेट कर लो इस लाइन के ऊपर, क्या एंगल बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना, बताओ, है ना। तो हम लोगों के पास में एक सहूलियत है कि हम लोग इमेज को कहीं पे भी शिफ्ट करा ले, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हमने कल बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि एक 2 मंजिल की बिल्डिंग ऐसे दिख रही है पास से, और दूर से एक 20 मंजिल की बिल्डिंग बिल्कुल छोटी सी दिख रही है ऐसे, ठीक है। अब तुम्हें इनका एंगुलर मैग्निफिकेशन करना है, कैलकुलेट। तो तुम क्या कर सकते हो, या तो दूर वाली बिल्डिंग को पास लेके आओगे, या तो पास वाले को दूर लेके जाओगे। ऐसे तो करोगे ना। बताओ। एक काम और कर सकते हो कि दोनों को तुम इधर से शिफ्ट करा दो, इसको इधर से शिफ्ट करा दो, इसको बीच में मिला दो कहीं पे। ऐसे भी कर सकते हो, तो भी बात तो वही बनेगी ना। समझे क्या। रखना तो एक जगह ही पे है ना, भले ही ये थोड़ी ना कंडीशन है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे रहेगा, जहाँ पे मेज है वो वहीं पे रहेगी, या दोनों में से किसी एक को मूव नहीं कराना है, दोनों को मूव करा सकते हो। बस होने दोनों कहाँ पे चाहिए, एक जगह पे। तो हम लोग बस उसी चीज का यूज करने वाले हैं कि हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि इमेज जो है वो कहाँ पे रखी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। कहाँ पे रखी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे यहाँ रखी हुई है। क्लियर है। और ऑब्जेक्ट तो हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या, भैया, हम वैल्यू निकाल रहे हैं। आंखें तो रिलैक्स है, आंखें तो इन्फिनिटी पे ही देख रही हैं, हमें फॉर्मूला बनाना है बस। तो एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एम अल्फा किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। तो अगर एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सब सही है, चलने दो। फॉर्मूला बनाना है ना हमको भी। आंखें तो रिलैक्स है, आंखों के लिए इमेज भी इन्फिनिटी पे है, लेकिन अल्फा बीटा के टर्म्स में हमको कुछ लेके आना है जुगाड़, ताकि एम की वैल्यू पता कर सके। लेकिन अगर ये इमेज इन्फिनिटी पे ही मान के चलोगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम बस लेट कर रहे हैं कि अगर इमेज डी पे भी होगी तो भी कितना एंगल सबटेंड करेगी, बीटा। तो अगर बीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन इधर के लिए भी सही आएगा, सेम आएगा। पिछले केस से एक चेंज है ना कि अब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे है, एफ और ओ के बीच में नहीं है। पिछले केस में ऑब्जेक्ट हमारा एफ और ओ के बीच में था, अब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और ओ पे नहीं है, कहाँ पे, एफ पे है। समझे क्या। तो केस तो बदल गया ना। ये इमेज तुम्हारी इन्फिनिटी पे ही बन रही है, लेकिन क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है, और फार्मूला में जो एम है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल बीटा पे। अगर बीटा चेंज नहीं हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बताओ, कुछ भी कर सकते हैं हम। अगर इमेज बीटा ही एंगल बनाए तो कोई फर्क नहीं है। अगर हम लोग ऐसे लेट कर लें कि इमेज ये है, तो दिक्कत है। समझ रहे हो, क्योंकि अब ये बीटा एंगल नहीं बनाएगा। क्या। बिल्कुल, बिल्कुल अलग होगा, लेकिन रेशियो है वो तो। बीटा अल्फा क्या है, एक रेशियो दे रहा है ना। अल्फा अगर देखोगे तो अल्फा कैसे निकालोगे, ऑब्जेक्ट को तुम इधर लेके जाओगे, ऐसे तो करोगे ना, इसको इधर लेके जाओगे, तो अल्फा तुम्हारा बदलेगा। लेकिन अल्फा जो है वो तुम्हारा क्या आएगा, डी के हिसाब से आएगा ना। हम लोग अभी क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा ना। बताओ, है ना। तो उसके हिसाब से क्या होगा, फॉर्मूला हमारा बदल जाएगा अपने आप।
ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तभी तो डी वैल्यू फिक्स करी है ताकि ये जो फॉर्मूला है वो किसके हिसाब से बन जाए, डी के हिसाब से चेंज हो जाए। ठीक है। अब ये तुम ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाओगे तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा पैरेलल इधर मूव करा दिया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसका हम लोग नाम दे दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ए ए डैश बी डैश और ये ए बी। ठीक है, हम लोग ए बी लिख रहे हैं उसको, वैसे अगर बुक्स वगैरह में देखोगे तो उसको पी क्यू वगैरह कुछ नाम दिया होगा, बाद में बराबर रख दिया होगा ए बी के बाद रख दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एंगल निकालेंगे, ये ऑब्जेक्ट का होगा अल्फा एंगल, ये होगा अल्फा। एक चीज और इसमें तुम बोल सकते हो कि डी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो उसके बाद में तुम चाहे यहाँ पे रखोगे एंगल छोटा होगा, और छोटे एंगल्स को तुम वैसे भी किसमें कन्वर्ट कर ले रहे हो, टेन थीटा में। तो इस वजह से भी अल्फा के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो उसमें जो चेंज होगा वो भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है। जैसे 0.0045 ऐसे कुछ है, 4 डिजिट बाद है, तो 4 डिजिट बाद में फिर थोड़ा बहुत चेंज कराओगे तो बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। ठीक है, तो वो चीज नहीं है, दोनों एंगल छोटे हैं। और अब देखो इनको हम लोग चेंज कराएंगे टेंस में, ये हो जाएगा तुम्हारा टेन बीटा, ये हो जाएगा टेन अल्फा। अब चेंज कराओ टेन बीटा और टेन अल्फा को, तो ये नीचे का दिख रहा होगा, है ना। तो टेन बीटा कितना आएगा, टेन बीटा इक्वल टू बताओ कितना आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज और, चलो टेन बीटा अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में नहीं लेंगे, टेन बीटा लगाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, इसमें, इसमें लगाओ टेन बीटा। क्या होगा टेन बीटा, ए बी अपॉन डिवाइडेड बाई टेन अल्फा, क्या होगा, टेन अल्फा होगा ए बी अपॉन ए डैश हो या ए हो, है ना, ऐसे ए डैश हो बोल दो, तो ये क्या होगा ए बी अपॉन ए डैश। क्लियर है, बताओ, ए बी अपॉन ए डैश हो, ए ओ नहीं लिखोगे क्योंकि ए ओ तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पे पी क्यू नाम नहीं दिया, इसको ए बी नाम दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग ये यूज करना है ए डैश। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज देखो, ए बी से भी काट दो, तो एम अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, एम अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा ए डैश को ऊपर पहुंचेगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, ओ एफ आएगा, है ना। एम अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, दिख नहीं रहा, देखने में आराम से दिख रहा है। एम अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, एम अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ओ एफ, है ना, ये आ जाएगा। अब वैल्यू रखो, तो ए डैश ओ कौन है, ए डैश ओ है डी, है ना, और ए ओ एफ कौन है, ये है तुम्हारी, है ना। वैल्यू रखोगे तो ए डैश ओ नेगेटिव का आएगा, ए डैश ओ नेगेटिव का आएगा माइनस डी डिवाइडेड बाई ओ एफ कितना आएगा, ओ एफ आएगा माइनस का, है ना, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये भी आएगा माइनस एफ, माइनस एफ, फोकस पर रखा हुआ है ना, तो एम अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, डी अपॉन। क्लियर है, पैरेलल रेस, इसको हम लोग रिलैक्स नाइस क्या रखोगे, क्यों आई, वहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, फोकस और ओ के बीच में, हाँ तो उसके लिए यू नहीं बदल गया, यहाँ पे तुमने यू की जगह पे एफ रखा है ना। देखो यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, एफ के बराबर है ना। अरे यार तुम इसको डायरेक्टली एफ नहीं लिख रहे हो, देखो ए डैश ओ जो है तुम्हारा, ये ओ एफ है, ये तुम्हारा यू है, समझ रहे हो, ये यू की जगह पे तुम वैल्यू रख रहे हो कि यू किसके बराबर है, एफ के बराबर है, ऐसा ये माइनस डी अपॉन माइनस यू, और यू किसके बराबर है, एफ के बराबर, फिर तुमने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। इसके पहले वाले केस में यू एफ के बराबर कहाँ था तुम्हारा, तो उस वाले केस में फिर तुमने लेंस फार्मूला यूज किया ना, इसी वजह से, तभी तो फिर वो वन प्लस टी अपॉन एफ आया। ठीक है। तो ये फॉर पैरेलल रेज ऐसे करके हेडिंग डाल देना, फॉर पैरेलल रेज या रिलैक्स्ड आइज। तो रिलैक्स्ड आंखों के लिए ये वाली जो सेटिंग है वो बनेगी तुम्हारे ऐसे पूरा, तो डी अपॉन एफ ऐसे याद रखो।
ये याद रखना हमेशा। एक लेंस, वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी अपॉन एफ, अगर लाइट रेस पैरेलल है तो नोट कर लो। अरे रुक गई बारिश की, चल रही है ऐसे स्टार्ट हो गई फिर दोबारा, बीच में होगा। तो एफ और बी ओ के बीच का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, इनलार्ज इमेज तो बनाएगा। मतलब यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो इनलार्ज इमेज तो बनाएगा, लेकिन वो कहाँ पे बनाएगा, इस साइड बनाएगा। इसी वजह से हम लोग किस साइड ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एफ के पीछे की तरफ। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में एफ से पीछे की तरफ रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट कैसी इमेज बनाते हैं, रियल इमेज। और रियल इमेज कहाँ पे बनती है, लेंस की राइट साइड, आगे की तरफ। अगर इमेज अदर की साइड बनेगी तो ये लेंस उस वाली इमेज को ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करके और भी ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है। क्लियर है, बताओ, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे बेसिक काम क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस, पहले ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है ए बी, इसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा राइट साइड में। क्योंकि मैग्निफिकेशन तो होता है ना एफ और सी के बीच का, है ना। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो भी क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा जितना वर्चुअल में हो रहा है, लेकिन मैग्निफिकेशन हो जाएगा। उस मैग्नीफाइड इमेज को ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करेगा और ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज को बनाएगा। ठीक है। तो इस तरीके का प्रिंसिपल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। एक पैरेलल लाइन आएगी, ये फोकस से निकलेगी। एक दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और ये क्या करेगी, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है। ठीक है, रे डायग्राम को अच्छे से समझना, इस वजह से लेंस को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर रहा है। वरना फिर लेंस जो होता है, मतलब इमेज ये जो बनती है ये लेंस के बहुत पास में ही बनती है ऐसे। ठीक है। तो ये लेंस है हमारा, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब ये ए बी है, इसको क्या नाम दोगे, इसका नाम दोगे ए डैश बी डैश। अब हमें ये बताओ कि ये ऑप्टिकल सेंटर इसका है, इसके फोकल लेंथ होंगे कहीं पे, तो बताओ दो ऑप्शन है तुम्हारे पास में। या तो यहाँ फोकल लेंथ हो सकता है या तो यहाँ फोकल लेंथ हो सकता है। कहाँ पे फोकल लेंथ रखोगे, बताओ, राइट या लेफ्ट। इस वाले लेंस का फोकल लेंथ कहाँ रखोगे, लेफ्ट इधर पे या इधर पे। मतलब इस वाले ए डैश बी डैश के राइट में या ए डैश बी डैश के लेफ्ट में। राइट में, लेफ्ट में, क्यों। दोनों में ही बनेगी, दोनों में ही बनेगी एनालिसिस। ये देखो कितना छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कितनी बड़ी इमेज बन रही है ना इमेज बड़ी। ये रीजन नहीं है, रीजन ये है कि हमको ऑब्जेक्ट को देखना है। उसके लिए इमेज फॉर्मेशन हमें देखनी पड़ेगी, है ना। इमेज को जब देखना होता है तो इमेज हमको चाहिए होती है वर्चुअल। कैसे इमेज चाहिए होती है, वर्चुअल। रियल इमेज नहीं चाहिए हमको, कैसे इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज। समझे, वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हमारा जो इमेज है ये वाला, इस वाले लेंस का ये जो इमेज है, ये एफ और ओ के बीच में होना चाहिए। समझ रहे हो। तो ये एफ कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर पे। तभी ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे कहाँ जाएगा, एफ और ओ के बीच में। तब तो फिर वो वर्चुअल इमेज बनाएगा ना, जो इस जस्ट इसके पहले वाले केस में था, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। वर्चुअल इमेज जब यहाँ पे बनेगी तभी तो जाके फिर क्या करेगा, और मैग्नीफाइड इमेज बना के देगा। अपनी आंखों को देखना है तो अपनी आंखें कहाँ पे ट्रेस करेंगी, बताओ। जैसे अगर मान लो ये हमारी आंखें हैं, लाइट रेज ऐसे आ रही हैं मीट करने के लिए, मान लो लाइट रेज ऐसे मीट कर रही हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। हमारी आंखों को फिर ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये लाइट रेज कहाँ पे पहुंचेंगी, रेटिना पे। क्योंकि इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी वहां इमेज फॉर्मेशन का काम कोई है ही नहीं। हमारी आंखों को देखना है तो लाइट रेज को फिर हमारी आंखों से होते हुए हमारी रेटिना के ऊपर पड़ना पड़ेगा, तब तो इमेज बनेगी ना। समझ रहे हो, क्योंकि देखना तो हमें है। क्लियर है। अगर रियल इमेज होती है और तुम्हें रियल इमेज को देखना है तो फिर रियल इमेज को देखने का तरीका है कि फिर जहां पे वो टकरा रहे हो उस जगह पे जाके एक स्क्रीन रख दो, पर्दा लगा दो, जैसे प्रोजेक्टर में होता है।
तो प्रोजेक्टर की लेंस से देखने की कोशिश करना, प्रोजेक्टर के अंदर दिखाई देता है लेकिन छोटा, मैग्नीफाइड नहीं दिखता है, समझ रहे? लेकिन जब तुम उसके अपोजिट एंड पे देखते हो, उस पर्दे के ऊपर देखते हो, तो फिर वो तुम्हें कैसे दिखता है? लार्ज। क्योंकि फिर वो क्या करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है कहाँ पे? पर्दे के ऊपर। ठीक है, तो पर्दे के ऊपर तुम देख सकते हो, तुम डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी रेटिना वहां पे तुम कैसे लेके जाओगे? या तो फोकस करोगे तुम बिल्कुल की रेटिना पे तुम्हारी, वहीं पे जहाँ पे इमेज जो कट कर रही है, लाइट रेस कट कर रही है, वहीं पे रेटिना रख दो अपनी बिल्कुल ऐसे आंख, है ना? फिर तुम्हारी लेंस को फिर और बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। जैसे एक वही एग्जांपल देख लो ना, जो वो लेते हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास और उसके पीछे एक कागज रखते हो, सूरज के सामने लगाते हो, फिर वो क्या करता है? लाइट रेस को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, जिस पॉइंट पे लाइट रेस कंसंट्रेट होते हैं वहां से धुआं उठना चालू हो जाता है। ये आना सभी ने छोटे में, तो सूरज से आने वाली लाइट रेस को कागज के ऊपर कंसंट्रेट करते हो मैग्नीफाइंग लेंस से। तो फिर क्या होता है, वो मैग्नीफाइंग लेंस वहां पे कैसे काम कर रहा होता है? मैग्नीफाइंग लेंस तुम्हारा इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेस को फोकस पे कंसंट्रेट कर रहा होता है, क्योंकि मैग्नीफाइंग लेंस है कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? इंफिनिटी से आने वाले लाइट रेस को फोकस करता है एक पॉइंट पर। तो यहाँ पे ये कौन सी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है? रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। बताओ। तो रियल इमेज को लाने के लिए क्या करना पड़ा तुम्हें? एक स्क्रीन की जरूरत पड़ी, समझे? तो वो स्क्रीन देखो, लाइट रेस पड़ने पे क्या हुई? बर्न हो गई, जल गई। अगर तुम रियल इमेज को ऐसे डायरेक्टली देखने लगे तो बहुत सारी लाइट रेज आके एक पॉइंट पे टकराएंगी, और तुम अपनी आंखों की रेटिना को वहां पे लेके जाओगे तो रेटिना तुम्हारी जल जाएगी। समझे क्या? तो इस वजह से हम लोग रियल इमेज को ना देख के किसको देखना प्रेफर करते हैं? वर्चुअल इमेज को। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए? यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज चाहिए। और वो वर्चुअल इमेज तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? एफ और ओ के बीच में। और यहाँ पे इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ए डैश बी डैश। आए समझ में क्या? कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को वहां पे रखा हुआ है एफ और ओ के बीच में। ठीक है, अब ये एफ और ओ के बीच में है ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे ये ए डैश बी डैश भी अपनी इमेज फॉर्मेशन करेगा। तो एक लाइट रे जाएगी बिल्कुल पैरेलल, टकरा के कहाँ से निकलेगी? फोकस से। और एक दूसरी लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये टकरा के कैसे निकल जाएगी? सीधे, है ना? अब देखोगे तो ये इधर तो टकरा नहीं रही, हमारी आंखें तो इधर पे ही है लेकिन, है ना? तो आंखें इधर पे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम फिर देखेंगे कहाँ पे? पीछे की तरफ, है ना? हम कहाँ पे देखेंगे? पीछे की तरफ। तो ये लाइट रे जैसे आएंगे इधर पे, ये लाइट रे जैसे आएंगे और ये टकराएंगे एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मान लो इधर टकराती है, हम पीछे बना लेते हैं। यार सॉरी, तो इधर टकरा गई मान लो, ठीक है, थोड़ा अपने हिसाब से बनाओगे तो इधर टकरा गई मान लो। तो इस पॉइंट पे अगर टकराएंगे तो यहाँ पे क्या बना देंगे? इमेज बना देंगे, फाइनल इमेज, क्योंकि अब तो कोई लेंस है नहीं यहाँ पे। तो फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे हमको मिल जाएगी। अब ये फाइनल इमेज देखोगे तो कितनी बड़ी बन गई, है ना? तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये हमको और भी ज्यादा मैग्नीफाइड फाइनल इमेज मिल जाएगी। और मैग्निफिकेशन करना है तो इसको और पास लेके चले जाओ, तो ये लाइट रे और ऐसे बेंड हो जाएगी, तो ये और नीचे की तरफ जाएगी, तो और मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी। आए समझ में? बनने तो उससे क्या है, एक चीज बताओ। एक तुम सेल ऑर्गेनल देख रहे हो, वो ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें न्यूक्लियस बीच में है, माइटोकॉन्ड्रिया ये पड़ा हुआ है, और कुछ भी ऐसे दो तीन चीजें ऐसे पड़ी हुई हैं। इसका उल्टा करो, ऐसे तो होगा उल्टा इसका। क्या फर्क पड़ा? इस चीज में उल्टे होने से कोई फर्क पड़ा क्या? उल्टे होने से तो फर्क पड़ेगा ना, कि सेल ऑर्गेनल के ऊपर जैसे ए लिखा हुआ है वो ऐसे उल्टे हो जाए, तुम्हें ए पढ़ना है तो फर्क पड़ेगा। बाकी दुनिया की कोई भी चीज तुम उल्टी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना है कि तुम उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर कोई एक जानवर को खड़े कर रहे हो और वो जानवर तुम्हें उल्टा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जानवर तो कुछ है नहीं ना। तो माइक्रोस्कोप से उन चीजों को ऑब्जर्व करते हो जो उल्टी हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हो रही है तो तुम कैसे देख रहे हो? ऊपर से नीचे की तरफ ही तो देख रहे हो। तो उल्टी हो गई तो तुम घूम के जाते रहो, आ जाओ, तो सीधी हो गई लो। बताओ, है ना? और उल्टे होने के भी इलाज है। मतलब अगर उल्टी इमेज को भी सीधा करना है तो तुमने प्रिज्म वगैरह पढ़ तो रखे हैं? याद नहीं है? प्रिज्म में पढ़ा हुआ था, ऐसे आने वाली लाइट रेस को हम लोग उल्टा कर देते थे, इन्वर्ट कर लेते थे।
तो अगर उल्टी लाइट रेज आ रही है तो उनको भी हम लोग सीधा करना जानते हैं, सारी जुगाड़ है, टेंशन नहीं लो, पढ़ा चुके हैं। और टेलीस्कोप में करेंगे भी हम लोग ये चीज कि उल्टी आती हुई लाइट रेज को हम लोग सीधा करेंगे, क्योंकि टेलीस्कोप में फिर हम लोग जो है वो टेरेस्ट्रियल चीजों को भी देखते हैं, सीधी लाइन के ऊपर, जंगल में कोई चीता है, जंगल